भूतिया ब्रिज पर बारातियों की बस। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। गांव से शहर की ओर एक तेज रफ्तार से बारातियों से भरी हुई बस जा रही होती है। जैसे ही वो नदी के ऊपर बनी हुई ब्रिज के बीच से गुजरती है कि तभी ब्रिज अचानक ही बीच से टूट जाता है और बस सीधे नदी में गिर जाती है। साथ ही बस में बैठे सारे बाराती भी बस के साथ ही बह जाते हैं। और ब्रिज के टूटने की ये घटना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि आज से कई बार पहले भी ये ब्रिज टूट चुका था और वहाँ का मुखिया हर बार ब्रिज को बनवा दिया करता था। साथ ही इस घटना की अगली सुबह सुमन, आज कैसे भी करके नदी से बड़ी मछलियां फंस जाएं ताकि मैं इन्हें बाजार में जाकर बेच आऊं। हाँ, आप बस मछलियों को फंसाने वाले जाल का ध्यान दीजिए। आज जरूर कोई ना कोई मछली इसमें फंस कर आएगी। मंजीनाथ और सुमन दोनों ही बहुत गरीब थे, इसीलिए वो अपने घर के पास वाली नदी के पास जाकर मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर पैसे कमाया करते थे। यही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। ओ जी, देखिए ना, जाल में लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। रुको, मैं अभी जाल बाहर खींचता हूँ। जैसे जैसे मंजीनाथ जाल को बाहर खींचता है, उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगती है। अरे, ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद ये बदबू जाल में फंसी हुई चीज से आ रही है। कहीं कोई मछली मरी हुई तो नहीं फंस गई? दोनों जाल को मिलकर बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि जाल में कोई मछली नहीं है, बल्कि एक लाश फंसी हुई थी। वो इसकी सूचना जल्दी से मुखिया को देते हैं और मुखिया उन दोनों के पास आकर कहता है, अरे मंजीनाथ, तूने इस लाश की खबर कहीं पुलिस को तो नहीं दे दी ना? नहीं मुखिया जी, मैंने इस लाश की खबर सबसे पहले आपको ही दी है। पता नहीं कैसे ये लाश मेरे जाल में आकर फंस गई। हाँ हाँ, ठीक है। देखो मंजीनाथ और मंजीनाथ की जोरू, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। अब इस नदी से अक्सर इस तरह की लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें लाशों को निकाल कर जलाना है और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बात की खबर ना ही गांव वालों को होनी चाहिए और ना ही पुलिस वालों को। ठीक है मुखिया जी, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मंजीनाथ और उसकी जोरू ऐसे ही नदी में बहती हुई लाशों को निकालकर उन्हें जला दिया करते और इस घटना की खबर किसी को कानो कान नहीं होती। वहीं रात होते ही उन्हें अपने पास के ब्रिज से किसी के जोर जोर से रोने और कभी हंसने की आवाजें आती, लेकिन वो दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं ऐसे ही सुबह हो जाती है। जरा आप वहाँ देखिए, लग रहा है उस पत्थर के पास कोई लाश है। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो और उस लाश से काफी तेज बदबू भी आ रही है। चलो, उसे किसी तरह से पानी से बाहर निकाला जाए। मंजीनाथ और सुमन जैसे ही लाश को बाहर निकालते हैं, लाश की तेज बदबू के कारण सुमन की तबीयत थोड़ी बिगड़ सी जाती है। सुमन, तुम घर जाकर आराम करो, मैं इस लाश को जलाकर आता हूँ। मंजीनाथ लाश को जलाकर जब घर आता है तो वो देखता है कि सुमन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। इसके बाद वो सुमन से कहता है, सुमन, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। हाँ, तबीयत तो मेरी कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ कौन ध्यान रखेगा? कहीं नदी में कोई लाश बहते हुए गांव वालों तक पहुँच गई तो सारे की धरे पर पानी फैल जाएगा। आप एक काम करिए, मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। कहे तो तुम सही रही हो। ठीक है, तुम अकेले ही जरा ध्यान से जाना। जिसके बाद सुमन डॉक्टर के पास चली जाती है। उसको गई हुई शाम हो जाती है। तभी वहाँ पर मुखिया मंजीनाथ से आकर मिलता है। और मंजूनाथ, सब चीज ठीक है ना? 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, तो मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकूंगा। हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। बस हमारी जोरू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, कोई नहीं, ये पैसे पकड़ो, इलाज में काम आएगा। और हाँ, जरा वहाँ देखो, नदी में लग रहा है कुछ बहता हुआ आ रहा है। इसके बाद मंजीनाथ नदी में देखता है तो किसी औरत की लाश बहते हुए आ रही थी, जिसे वो नदी से बाहर निकाल कर लाता है। और जैसे ही उस औरत का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मंजीनाथ की जोरू की होती है। हाय हाय, ये क्या हुआ मुखिया जी? किसने मेरी जोरू को मारा? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जोरू की तबीयत खराब है।
हाँ, इसीलिए वो दवाई के लिए गई थी। अरे मूर्ख, आखिर क्यों तूने इसे अकेले ही उस ब्रिज की ओर जाने दिया? मुखिया जी, आखिर कौन है उस ब्रिज पर और किसने मेरी जोरू को मारा, बताइए मुझे। और क्यों वहां से इतनी तेज कभी रोने की और कभी हंसने की आवाज आती है? देख मंजीनाथ, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, उस ब्रिज पर एक खूंखार चुड़ैल का वास है। वही इन लोगों को मारकर नदी में फेंक दिया करती है और तेरी जोरू भी इसका शिकार बन गई। मैं इसीलिए यहाँ से बहने वाली लाशों को ठिकाने लगवा रहा हूँ ताकि गांव में किसी खौफ का माहौल न बन जाए। चल ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अपनी जोरू का अंतिम संस्कार कर। ये कहते हुए मुखिया वहाँ से चला जाता है और मंजीनाथ फूट फूट कर रोता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। ऐसे ही अब 2 दिन बीत जाते हैं और मुखिया अपनी बेटी की शादी करवाकर वापस आ रहा होता है। नाचो गाओ मौज मनाओ, आज मेरे बेटे की शादी हुई है। हाँ, अभी गाती हूँ। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। इस तरह बस के अंदर नाचते गाते हुए बस मुखिया के घर की ओर जा रही होती है और बस चलते चलते जैसे ही ब्रिज के बीचों बीच पहुंचती है कि बस अपने आप रुक जाती है, जिसके बाद सभी बाराती बस से नीचे उतरते हैं। कोई नहीं बचेगा, आज सबकी मौत होनी निश्चित है। अरे ड्राइवर, मैंने पहले ही बोला था ना कि बस को दूसरे रास्ते से लेकर जाना, लेकिन तूने फिर भी ब्रिज पर लाकर खड़ा कर दिया। वो मुखिया जी, मुझे ध्यान नहीं रहा, अब क्या होगा हमारा? कौन है? सामने आओ। क्यों हमारी बस को यूं बीच में रोके हो? अच्छा, तो तू ये चाहता है तो मैं आ गई। चुड़ैल, भागो रे यहाँ से। कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं उसे अभी तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। चुड़ैल, आखिर तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए, ये मुखिया तू पूछ रहा है? इस ब्रिज की वजह से मेरी जान गई थी। मुझे पहले ये बता कि ये ब्रिज आखिर क्यों इतने सालों से टूट रहा है? क्यों यहाँ से मासूम लोग मारे जा रहे हैं? देख चुड़ैल, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें यहाँ से जाने दे। तुझे कुछ नहीं पता? ये कहते हुए चुड़ैल मुखिया के बेटे को पकड़ लेती है और कहती है, अगर मुखिया तूने सच सच सबको नहीं बताया तो मैं तेरे बेटे को यही जान से मार डालूंगी और इसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तू ही होगा। बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। जब इस गांव में ब्रिज बनना शुरू हुआ तो यहाँ मैंने कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर इस ब्रिज को बनाने में मैंने बहुत बड़ा घोटाला किया। मैंने ब्रिज बनाने के लिए खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करवाया और जब जब ब्रिज टूटता तो मैं इसे दोबारा बनवा दिया करता। लेकिन अब मैं सबसे थक गया था और जब मुझे ये पता चला कि यहाँ से बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं और यहाँ किसी चुड़ैल का साया है, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने यहाँ से आने जाने वालों को मार के नदी में फेंकवा दिया और उन सभी मौतों का जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर यानी चुड़ैल के ऊपर डाल दिया और लोगों के बीच एक अच्छा इंसान बनकर रहा। मुझे माफ कर दो तुम। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। तेरे जैसे लोगों की वजह से ही लोगों की जान गई है। ये कहते हुए वो चुड़ैल मुखिया को वहीं जान से मार देती है। वो कुछ ही समय बाद मुक्त हो जाती है। उसके मुक्त होते ही ऐसी कई आत्माएं उस ब्रिज से मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि उसे मुखिया की वजह से ही यहाँ मारे गए लोगों की कई आत्माएं आज भी भटक रही थी। वहीं अब मुखिया के बेटे समेत गांव वालों को भी मुखिया के बारे में पता चलता है और उस दिन के बाद से उस ब्रिज पर किसी की भी मौत नहीं होती।